आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। ठीक है, दो चीज़ें हम देखेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले जानते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या? आप बिजनेस चलाएंगे, ठीक है, बिजनेस आपको खोलना है, चलाना है, तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब पैसे जो है ना कहीं से आप रेज करिएगा, या तो इक्विटी से रेज करिएगा या फिर डेट से रेज करिएगा, यानी कि मार्केट से आप पैसा जो है ना किसी भी तरह से उठाएंगे। तो उस जो पैसा जो जिसको आप उठाएंगे मार्केट से, उस पर आपको एक कॉस्ट पे करना पड़ेगा। यदि आप इक्विटी से उठाते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बदले में आपको जो है अपना कंपनी का जो मालिकाना अधिकार है ना, ऑनरशिप है, तो वो देना पड़ेगा, प्लस आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, है ना। यदि आप डेट से उठाते हैं पैसा, तो आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो है ना वो भरना पड़ेगा। तो ये जो आप पैसा उठाते हैं उस पे आपको एक कॉस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि जो भी कैपिटल हम बिजनेस करने के लिए ले रहे हैं, है ना, रेस कर रहे हैं, तो उस पे जो कॉस्ट पे करना पड़ता है उसी को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ठीक है, एक जो कॉस्ट हमको पे करना पड़ता है कैपिटल पे, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि हम मार्केट से पैसा लिए, है ना, यदि हम 5 लाख रुपया मार्केट से लिए हैं, 5 लाख पे हमको 5% जो है ना वो क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है ना, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना कितना पे करना है, वो 5% करना है। अब हम उस रेज किए गए फंड को, उस 5 लाख को कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, है ना, तो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से हमको क्या होगा, मिलेगा इंटरेस्ट रेट, यानी कि हमको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। हम कहीं पे इन्वेस्ट किए पैसे को, तो हमको क्या मिला, रेट ऑफ रिटर्न मिला। तो एक बात ध्यान में यहाँ पे ये रखने वाली है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि हम जितना पे कर रहे हैं और जितना हमको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, दोनों कम से कम जो है ना सेम तो होना ही चाहिए। यानी कि रेट ऑफ रिटर्न कम से कम, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्विवेलेंट होना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो बहुत अच्छी बात है। यदि हमको 5% पे करना पड़ रहा है ना, तो कम से कम 5% रेट ऑफ रिटर्न तो मिले, है ना। उससे कम मिलेगा तो लॉस ही हो जाएगा, क्योंकि पे ही करना पड़ रहा है हमको 5%। तो इसीलिए उतना तो कम से कम होना ही चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना है उतना मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा जितना होगा उतना बेटर होगा, है ना। तो उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को हम क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो भी हम रेज करते हैं फंड, उस पे जो हमको एक कॉस्ट पे करना पड़ता है उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न के इक्विवेलेंट होना चाहिए। कहने का मतलब है जो हमको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है ना, वो कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर तो होना ही चाहिए, कम से कम, है ना। उससे ज़्यादा होगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, ये बातें हैं। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टाइप्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें से एक कॉस्ट ऑफ डेट भी है उसका टाइप्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट मतलब क्या, जब हम मार्केट से पैसा उठाएंगे, जब डिवेंचर के थ्रू जो है ना, डेट के थ्रू, है ना, जब हम डेट के थ्रू पैसा जो है ना वो उठाएंगे मार्केट से, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट हो जाएगा। उस पर हमको एक क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट जो है ना से पे करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट इज मेयरली द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द कंपनी ऑन इट्स डेट, है ना। तो जो भी कंपनी अपने डेट पे करती है इंटरेस्ट रेट, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ डेट। इसका फॉर्मूला है, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला आ सकता है एग्जाम में। सो कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय टोटल डेट इंटू 100। एक और है, ये प्री टैक्स है ना, और उसके बाद क्या है, पोस्ट टैक्स है। पोस्ट टैक्स का फॉर्मूला है टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर्ड इनटू, ब्रैकेट में है 1 माइनस इफेक्टिव टैक्स रेट, और बाय टोटल डेट इंटू 100। ये कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला है।
अब हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। टाइप्स वही है, इसमें जो है ना वो कॉस्ट ऑफ डेट भी इंक्लूड है, तो कॉस्ट ऑफ डेट हम लोग समझ लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ हम लोग समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गया, ये समझिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जिसको आप छोड़ देते हैं, है ना, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। मीन्स दैट कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न फॉरगॉन ऑन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आपके पास दो अल्टरनेटिव है ना, एक में आपको 10% जो है ना वो रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, एक में आपको 12% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल, तो हम किस में इन्वेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली जहाँ पे हमको 12% रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा ना हम वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। तो 10% वाले को आप क्या किए, छोड़ दिए, 12% में क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। तो जो छोड़ दिए ना आप, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि बेस्ट अल्टरनेटिव का चुनाव करने के लिए जो आप छोड़ देते हैं ना उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए आप नौकरी कर रहे थे, है ना, जॉब कर रहे थे आप, और आपको मिल रहा था 20,000 रुपये सैलरी, ठीक है। आप कोई एक अच्छा सा जॉब ढूंढ रहे थे, आपको मिल गया, अच्छे जगह इंटरव्यू दिए, अब आपको वहाँ पे जो है ना दूसरे जॉब पे 25,000 रुपये सैलरी जो है ना वो जो है ना कहा गया जो हम देंगे आपको। तो आप 20,000 की जॉब छोड़ करके 25,000 का जॉब की सैलरी वाले जो है ना वो जॉब करने के लिए चले गए। तो आप 20,000 का छोड़ दिए ना, तो जो छोड़ दिए हैं दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। तो जो आप बेस्ट अल्टरनेटिव का चुनाव करने के लिए जो चीज़ आप छोड़ देते हैं उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। आ यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाता है जब आप इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के जरिए से देखते हैं इसको, उस नज़र से देखते हैं जो आप इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में अच्छा से अच्छा रेट ऑफ रिटर्न जो आपको मिल रहा है उसमें इन्वेस्ट करिएगा, तो वो ये क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एक्सप्लिसिट मतलब क्या हो गया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या हो गया, जो कि कैश आउटफ्लो बाय द कंपनी, जो कंपनी के द्वारा जो पैसा बाहर जा रहा है ना, वेजेस पे कर रहा है कंपनी, है ना, उसके बाद पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट का। तो जितने भी खर्चे हैं जो कि कंपनी दे रहा है एक्चुअली में जो बाहर जा रहा है ना, तो वो सारा क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होगा, इम्प्लिसिट एक्चुअली में जो है ना वो कंपनी के अंदर ही है ना, वो कंपनी के क्या है, अंदर ही है, वो कंपनी के बाहर नहीं जा रहा है, कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, तो उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जो भी आप रिटेन करके रखिएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। जो भी रिटेन अर्निंग का अमाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अब रिटेन अर्निंग क्या होता है, डिविडेंड जो आप देते हैं ना, प्रॉफिट हुआ कंपनी का, और मान लीजिए जो भी प्रॉफिट हुआ 1,00,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से क्या कर दिया आप, 70,000 रुपया जो है ना वो डिविडेंड के रूप में बांट दिए, और 30,000 रुपया जो है ना वो रोक करके कंपनी में रख लिए जो हम कंपनी के ग्रोथ में लगाएंगे। तो 30,000 रुपया क्या हो जाएगा, रिटेन अर्निंग, यानी कि प्रॉफिट का वह हिस्सा जो कि कंपनी में रोक करके रख लिया जाता है, प्रॉफिट का वह हिस्सा जो कि कंपनी में रोक करके रख लिया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग रिटेन अर्निंग, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट में आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप मान लीजिए कोई कंपनी जो है ना आप चला रहे हैं, है ना, आप कंपनी चला रहे हैं, तो आपका खुद का बिल्डिंग है और उसी में चला रहे हैं, तो खुद को तो आप जो है ना वो क्या करिएगा, पैसे तो नहीं भरिएगा जो हाँ खुद को देना है। लेकिन यदि आप किसी दूसरे जगह पे चलाते, है ना, किसी दूसरे बिल्डिंग में आप चलाते उस कंपनी को, तो आपको क्या करना पड़ता, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है ना पे करना पड़ता, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। मान लीजिए आप कहीं और चलाते तो आपको 50,000 रुपया मंथली रेंट भरना पड़ता, और आप अपने बिल्डिंग में चला रहे हैं तो आपको रेंट नहीं 50,000 रुपया भरना पड़ रहा है। लेकिन ये किस में आ जाएगा, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आ जाएगा कि आपको ये करना पड़ता है कितना, इतना अमाउंट का, तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। आउटफ्लो तो नहीं हो रहा है लेकिन कॉस्ट तो है ना, कॉस्ट तो है।
तो इसीलिए ये हो जाएगा ये सारी चीज़ें। अब हम लोग आते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ। तो स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर चीज़ का होता है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ डेट हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। तो ये सब क्या स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, और सबको मिला करके जो हो जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में हम लोग बात करें तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो गया, आप इक्विटी से पैसा रेज कर रहे हैं, है ना, आप क्या कर दिए, इक्विटी शेयर जो है ना वो क्या कर दिए, अपना शेयर इशू कर दिए मार्केट में, और उससे जो है ना आप पैसा जो है ना वो रेज कर रहे हैं, और उस पर जो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर बताएंगे हम, आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, और कंपनी का जो ऑनरशिप है ना वो बांटना पड़ेगा लोगों में, है ना। तो शेयर होल्डर क्या होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, तो वो चीज़ें हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा, तो आप वही उसका कॉस्ट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं, ये सारी चीज़ें तो हम लोग समझ लिए हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे देखिए CAPM, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा, ये फॉर्मूला है इसका, इसको ध्यान में रखिएगा, इनटू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग देख लिए हैं। यहाँ पे समझिए आप लोग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो है ये क्या है, फॉर्मूला दिया हुआ है, KE बराबर RF प्लस बीटा, उसके बाद ब्रैकेट है E इंटू RM, फिर ब्रैकेट क्लोज है, माइनस RF, फिर ब्रैकेट क्लोज है। तो ये फॉर्मूला है, देख लीजिएगा, इसको फॉर्मूला है, याद करना है बस। उसके बाद है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, मैनी कंपनीज यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी टू फिनांस देयर बिजनेस, एंड फॉर सच कंपनीज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिराइव फ्रॉम द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे समझिए बात को, कोई भी कंपनी है ना तो उसमें कॉम्बिनेशन रहता है इक्विटी का और डेट का, है ना, उसका जो टोटल जो फिनांस है, तो टोटल जो उसका पैसा है, कैपिटल है, उसमें डेट हुई होगा और इक्विटी भी होगा, तो उसमें किसका कितना वेटेज है ना, डेट ज़्यादा है कि इक्विटी ज़्यादा है, तो किसका कितना ज़्यादा वेटेज है, तो उसी को बोलते हैं वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दोनों का क्या किया जाता है, एवरेज निकाला जाता है, देखा जाता है किसका कितना वेट है ना, किसकी मात्रा कितनी ज़्यादा है, तो उस आधार पर निकाला जाता है। दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फॉर्मूला दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद है मार्जिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मार्जिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, मार्जिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंटल फंड रेज्ड बाय द कंपनी। आप जो भी फंड इंक्रीमेंट करते हैं ना, यानी कि पहले जितना फंड आप रेज किए थे उससे ज़्यादा फिर फंड रेज किए, तो उस जितना ज़्यादा रेज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका जो कॉस्ट लगेगा तो उसको मार्जिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 लाख रुपया आप पहले रेज किए हुए थे, अब आपको 10,000 रुपया और रेज करना है, तो एक्स्ट्रा जो रेज करिएगा उसका जो कॉस्ट लगेगा उसको बोलते हैं मार्जिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की तरफ। हम बोले थे स्टार्टिंग में ही कि 2 चीज़ें कवर करेंगे, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे उसके सारे टाइप्स, और दूसरी जो है ना वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी करेंगे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि आपके पास आज जो पैसा है ना उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी 1 साल के बाद। यदि हम कंपेयर करें कि मान लीजिए 100 रुपया है आपके पास अभी, और 1 साल के बाद वही 100 रुपया, तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अभी उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अभी जो आपके पास पैसा है ना उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना। तो टाइम के हिसाब से जो है ना वो क्या होती है, वैल्यू होती है मनी की। पहले देखिए 1 रुपये का काफ़ी महत्व हुआ करता था, है ना, 1 रुपये में क्या से क्या आ जाता था, बहुत सारे सामान। अभी इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो टाइम के हिसाब से वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अभी जितना वैल्यू है मनी की वो टाइम आते आते जो है ना 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद वो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, यहाँ पे रीज़न दिया हुआ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, उसको भी समझ लेते हैं। पहला क्या है, मनी कैन बी एम्प्लॉयड प्रोडक्टिवली टू जनरेट मिनिमम रिटर्न, है ना।
तो मनी को एम्प्लॉयड किया जाता है कम से कम मिनिमम रिटर्न के लिए, है ना। जगह जगह इन्वेस्ट करते हैं और चाहते हैं कि हमको कम से कम उतना तो रिटर्न मिले जितना मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगा है। दूसरा क्या है, इन एन इन्फ्लेशनरी पीरियड रुपीज टुडे अ हायर परचेजिंग पावर अ रुपी इन फ्यूचर। समझ रहे हैं, तो इन्फ्लेशन होता जाता है, महंगाई बढ़ती जाती है, तो महंगाई बढ़ती जाती है इसीलिए जो है ना यहाँ पे क्या हो जाता है, आज जो पैसा है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप खरीद सकते हैं उस पैसे से कंपेरिजन टू फ्यूचर, है ना। आज 100 रुपया में बहुत ज़्यादा सामान खरीद लीजिएगा, वही 100 रुपया में 1 साल के बाद आप उससे कम सामान खरीद पाइएगा। तीसरा है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर करेंट कंजम्पशन इज परफेक्ट टू फ्यूचर कंजम्पशन। अनसर्टेन है, फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, बिल्कुल क्या होगा भविष्य में कुछ नहीं पता, तो इसीलिए भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद हम जानते हैं मेथड ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो मेथड की बात करें, 2 मेथड है, कंपाउंडिंग मेथड है और डिस्काउंटिंग मेथड है। कंपाउंडिंग मेथड को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं और डिस्काउंटिंग मेथड को फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग मेथड के को समझने का प्रयास करते हैं। इट्स डिटरमाइन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट। इफ वी इन्वेस्ट सम मनी इन टुडे, व्हाट विल बी द अमाउंट वी गेट एट द फ्यूचर डेट, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए आप कि अगर हम कंपाउंडिंग मेथड में आप समझिए कि अगर हम आज कुछ क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इफ़ यू इन्वेस्ट सम मनी इन टुडे, आज कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमको फ्यूचर में कितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, व्हाट विल बी द अमाउंट वी गेट एट द फ्यूचर डेट। हमको फ्यूचर में कितना क्या होगा, रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग मेथड। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे हो जाएगी कंपाउंडिंग मेथड में, आज मान लीजिए आप इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपया, फ्यूचर में आपको उसका कितना रेट ऑफ रिटर्न जो है ना मिल रहा है, तो ये चीज़ें हो जाती है कंपाउंडिंग मेथड में। दूसरा होता है डिस्काउंटिंग मेथड, इसको फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। ये डिटरमाइन क्या करता है, हमको अभी कितना इन्वेस्ट करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न जो हमको फ्यूचर में मिल जाए। अब हम ये सोच रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हमको फ्यूचर में जो है ना एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न जो है ना मिले, 10% मिले, है ना। यदि मान लीजिए हमको फ्यूचर में 1.5 लाख रुपया मिले, तो अभी हम कितना इन्वेस्ट करेंगे कि फ्यूचर में हमको 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा। 1 लाख करना पड़ेगा, 1,10,000 करना पड़ेगा, है ना। कितना हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि हमको एक पर्टिकुलर जो है ना अमाउंट फ्यूचर में मिल जाए, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न जो है ना फ्यूचर में मिल जाए। तो ये चीज़ें जो है ना उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग या फिर फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग समझ गए हैं। अब आगे की क्लास में बाकी सारी चीज़ें जो है ना हम लोग समझेंगे। ओके, थैंक यू।